बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आकिब अली और दोबारा नई वीडियो के साथ। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था करंट, वोल्टेज एंड पावर। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली करंट आता कहाँ से है और पैदा कैसे होता है, उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो हमने टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों अकॉर्डिंग to modern theory of electricity, modern theory of matter ठीक है, theory of matter, whether it is solid, liquid or gas। मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, तो उसकी मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक वो सारे के सारे जो होते हैं बने होते हैं दे मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल एक छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन मॉलिक्यूल से भी छोटा पार्टिकल जो होता है एंड द molecule is combination of एटम। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है? ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो थ्योरी होती है मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक, जो मैटर की मॉडर्न थ्योरी है उसके मुताबिक मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। ठीक है, वो हमने लिखा हुआ है कि मैटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। वो किसी भी किस्म का मैटर हो सकता है। ठीक है, सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है या फिर गैस का होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेक्चर्स भी सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बिजली सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर से नहीं गुजरती। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिजली मेटल जो होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गई, या इस तरह के जितने भी मेटल्स हैं उनमें से गुजरती है। नहीं, बिजली जो है वो गैस से भी गुजर सकती है, पानी से भी गुजर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो मैटर है, मैटर का बुनियादी जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि बिजली किस किस चीज़ से गुजर सकती है या पैदा भी हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स पे। अब आते हैं आगे कि मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल बना हुआ होता है एटम से। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एटम छोटे से छोटा पार्टिकल है जो हम आम आंख से देख नहीं सकते, तो इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा था मॉलिक्यूल और मैटर के बारे में। मैटर और मॉलिक्यूल था। मैटर जो आता है मॉलिक्यूल से आता है और मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एटम से आता है। अब हम पढ़ेंगे कि एटम क्या है और एटम की कंस्ट्रक्शन क्या है। लफ्ज़ों में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हम आम आंख से देख नहीं सकते। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, बाकी डेफिनेशंस आप भी बना सकते हैं इसकी, कि जिस तरह आपको समझ में आए इस तरह आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम आम आंख से देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ये मतलब किसी भी मैटर का, किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा, जितना ज़रा पॉसिबल पीस जो हो सकता है ना, छोटे से छोटा, उसको हम कहते हैं एटम। तो अब चलते हैं भाई एटम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एटम। ठीक है,
एटम की कंस्ट्रक्शन क्या है। बेसिकली एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या? तीन पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और नंबर थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। इनके चार्जेस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले हम देखेंगे कि एटम की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो बाहर वाले होते हैं वो होते हैं इसके ऑर्बिट्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो एटम से छोटा होता है क्योंकि ये इसके सेंटर के अंदर होता है, और इसके तो ये है एटम, सही है। तो इसका ये होता है बीच वाला हिस्सा जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। उसके बाद जो बाहर वाले एरिया होती है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं ऑर्बिट। ठीक है, वो एटम पे डिपेंड करते हैं कि उसके ऑर्बिट कितने होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसके चार्जेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके न्यूक्लियस में होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अराउंड दी न्यूक्लियस होता है, जो मूव करता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? मूव करता रहता है ऑर्बिट के अंदर। ठीक, तो हम अब देखें बिजली की नेचर के अंदर हम एटम को क्यों पढ़ रहे हैं। अब सारा बिजली का जो निज़ाम होता है वो हमारा एटम पे होता है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बिजली का पूरा निज़ाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे ही होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज है। तो प्रोटॉन है हमारा फर्स्ट प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की चार्ज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, या नो चार्ज इसको भी हम कह सकते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होती। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया, और न्यूट्रॉन नो चार्ज या न्यूट्रल चार्ज भी हम इसको कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा जो न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या है हमारा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया? प्रोटॉन बच गया। अब प्रोटॉन बच गया तो टोटली जो न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियस जो हो गया वो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्योंकि अगर इसके अंदर और चार्ज भी होती तो हम कहते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है या कोई और चार्ज है। ठीक है, तो कोई और चार्ज है नहीं, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस इसका क्या है? एटम का पॉजिटिव चार्ज है ओनली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो प्रोटॉन को की पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो मास है वो है 837। ठीक है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन से 837 दफा प्रोटॉन का जो मास है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने अभी बेसिक पढ़ा है एटम के बारे में कि एटम किस चीज़ से बना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं एटम के बारे में। तो आप लोगों ने देखा कि एटम के बारे में, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ऑर्बिट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम के अंदर हमने चार्जेस भी पढ़ी इनकी। इस पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल का क्या वजूद है। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रिकल का क्या वजूद है। इस मैंने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मेन फंक्शन है हमारे बिजली के अंदर, मेन फंक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है, वो किस तरह है, क्योंकि ये दो चार्जेस हैं। ठीक है, अब एटम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, या कहीं और पढ़ा होगा कि इसके जो शेल्स होते हैं, ठीक है, एटम के अंदर शेल्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, उनके उसी को हम शेल भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो जो इसका वैलेंस शेल होता है, अब वैलेंस शेल बोलते हैं द लास्ट शेल, क्या वैलेंस शेल बोलते हैं, मींस लास्ट शेल, ठीक है, शेल। तो जो लास्ट शेल होता है, आखिरी शेल होता है, वो होता है वैलेंस शेल। अब एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, कई एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम बिजली या करंट का फ्लो करवा सकते हैं, या उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम करंट का फ्लो करवा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम दोबारा एटम की कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये हम दोबारा लिखते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे ऑर्बिट हैं, इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में होता है या आखिरी या लास्ट ऑर्बिट के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये मैंने सिंपल एक एटम बनाया है जिसका मैंने लास्ट जो ऑर्बिट ये उठाया है, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट हमने ये उठाया है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, ये हो गया, और वैलेंस शेल भी यही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एटम हो गया। तो हम पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो एटम के आखिरी शेल के अंदर होते हैं, जो वीकली अटैच्ड होते हैं, जिनके अंदर कुव्वत नहीं होती, ठीक है। इनको थोड़ा सा भी फोर्स अगर हम बाहर से लगाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा फोर्स हम बाहर से लगाते हैं तो ये फ्रीली बाहर जा सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक वीकली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनको हम कहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ड्यू टू दैट रीज़न, इसी रीज़न की बजाय हम इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो इसी ही रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, इसके फ्लो को, इसको थोड़ा फोर्स लगा के हम इसको फ्री कर देते हैं। फ्री की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अंदर आ जाते हैं और किसी भी मेटल के अंदर से वो गुजर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, क्या एल्यूमिनियम हो गया, और कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया। गोल्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन गोल्ड गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये वो एटम है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो करंट है वो फ्लो हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड। तो कॉपर जो है हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेटल है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बात याद रखें कि एक जो मेटल का पीस होता है छोटे से छोटा, उसके अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। बिलियंस ऑफ एटम जिसके अंदर हो तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे कितने होंगे। अब हम एग्जांपल लगाएं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, छोटा पीस जो होता है मेटल का, उसके अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो आप उसकी उम्मीद लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक छोटे से छोटा जो पीस होता है मेटल का, किसी भी मेटल का, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का या फिर गोल्ड का भी हो सकता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, कि एक पीस उठाते हैं हम कॉपर का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, ठीक है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर हम एक पीस उठाएं कॉपर के मेटल का, ठीक है, मिसाल ये एक मैंने मिसाल दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका, तो उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो ये है कॉपर के अंदर 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कॉपर के अंदर इतने हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं सिल्वर और गोल्ड के अंदर कितने होंगे। हम ज़्यादा जो है कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने कॉपर का एग्जांपल दिया है। तो ये कॉपर के अंदर 8.5 इंटू 10⁻22 रूम टेम्परेचर के अंदर इसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस मेटल के वो इतने होते हैं। तो दूसरों के आप देख लीजिएगा कि कितने कितने होते हैं। मैंने ये एग्जांपल उठाया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द करंट इज फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह लेते हैं। हम द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in definite direction, is called electric current। ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, उसको हम कहते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर क्या ताल्लुक है, क्योंकि हम एटम बना रहे हैं अभी, और एटम का खाली हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब हम एटम कुछ 2-4 एटम बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम। अब इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि जब भी किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसको हम प्रेशर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वोल्टेज देते हैं, ठीक है। वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज अ प्रेशर, ठीक है। तो हम वोल्टेज के इस करंट के बाद वोल्टेज की तरफ भी चलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो हम एक ही कॉपर के जो स्ट्रिप लेते हैं एक, ठीक है। ये एक कॉपर की स्ट्रिप है, छोटी सी एक पतरी लेते हैं कॉपर की, जिसको हम क्या करते हैं, एक सप्लाई देते हैं। किस चीज़ की सप्लाई, बैटरी की सप्लाई दे देते हैं। इसके अंदर वोल्टेज हम दे देते हैं, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और ये छोटा टर्मिनल जो होता है वो ये सैंपल है बैटरी की, ठीक है। तो जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, जो छोटा टर्मिनल होता है उसको हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ से करंट गुजरेगा, सप्लाई देंगे हम, इस तरफ जाएगा, जैसे ही जाएगा तो उस मेटल के अंदर, जो भी मेटल हमने उठाया, यहाँ पे हमने कॉपर का मिसाल लिया है मैंने, तो जब कॉपर के अंदर, कॉपर की स्ट्रिप के अंदर हम सप्लाई देंगे तो ये एक प्रेशर बनेगा, ठीक है। प्रेशर बन के इसको हिट करेगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, जंप करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, इसके बाद ये, अब जैसे ही पहला निकलेगा यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, सेकंड वाला फिर उसके अंदर आ जाता है, फिर इस तरह ये मूवमेंट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्लो जो होता है ये चलता रहता है। ये जो टाइम होता है जिसके अंदर ये फ्लो होता रहता है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि दैट टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मूविंग कंडीशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आज भी मैं यही कहूँगा, वो टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, वो जो डिस्टेंस होता है मूविंग टाइम का, उसको ही हम कहते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा करंट का फ्लो। करंट का फ्लो को हमने एक जो है ना, एक वायर, कॉपर की वायर स्ट्रिप को हमने क्या किया, बैटरी दे दी, ठीक है। बैटरी के जरिए हमने उसको प्रेशर दिया, प्रेशर के जरिए क्या किया, हमने धक्का दिलवाया, एक प्रेशर जब हम उसको एटम को लगा तो वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव हुए। जैसे ही वो मूव हुए, मैं थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रिप है, इसको मैंने इसी स्ट्रिप को थोड़ा खोल के दिखाया कि एटम्स में। अब इसको मैंने क्या किया, बैटरी का कनेक्शन दे दिया था, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर लोड कोई भी नहीं है, ठीक। लेकिन रेजिस्टेंस, इंटीरियर रेजिस्टेंस जो होती है मेटल की, वो ज़रूर होगी इसके अंदर, ठीक।
तो जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट जो फोर्स लगा वोल्टेज का, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव होना शुरू हो गए। वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे या फिर जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। वो करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं, जो डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो मेजरमेंट होती है करंट की, ठीक है, तो करंट की मेजरमेंट कैसी होती है, कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ करंट। तो डेफिनेशन से जैसे आप लोगों ने देखा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। तो अब मेजरमेंट कैसे होती है करंट की, वो हम देखेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि जो टाइम ट्रेवलिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, जो मूवमेंट होती है जिस टाइम के अंदर, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसी टाइम को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं जिस टाइम के अंदर वो मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि डेफिनेशन है, इट इज मेजर्ड बाय द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। ये वो टाइम रेट होता है जब किसी भी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। तो इफ द चार्ज इज Q, चार्ज इज Q, देन T विल बी, या फिर हम कहते हैं करंट, उसकी डेफिनेशन जो फ्लो होता है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू Q ओवर T, ठीक है। तो जो Q है, Q कहते हैं हम इसको चार्ज को, ठीक है, चार्जेस का फ्लो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ना फ्लो ऑफ चार्जेस, सही है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, तो कंडक्टर के दरमियान जब भी फ्लो ऑफ चार्जेस, Q शो करता है चार्जेस को, कि चार्जेस जब किसी टाइम के अंदर, ठीक है, ये कह रहा है कि इट इज मेजर्ड बाय द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी भी 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर जो चार्जेस जितनी क्रॉस करती हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्रॉस कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं, ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया करंट। तो करंट हम मेजर करते हैं I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। तो ये हमारा है टाइम जो चेंज होता है, और ये हमारा चार्जेस है, और ये हमारा हो गया टाइम। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो करंट का यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। तो आज हम इसके फार्मूले से देखेंगे कि करंट का यूनिट कितना है, ठीक है। तो करंट I इज इक्वल्स टू Q ओवर T है, ठीक है। जब रेट आता है तो I इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dt आ जाता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, सिर्फ आपको वर्बली बता रहा हूँ कि अगर 1 कॉलम ऑफ चार्ज, 1 कॉलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ठीक है। एक कंडक्टर से 1 सेकंड के अंदर 1 कॉलम चार्ज मूव होते हैं। 1 कॉलम, कॉलम क्या है, चार्ज का यूनिट है, ये याद रखिएगा। इन 1 सेकंड, क्या, इन 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर 1 कॉलम चार्ज किसी भी मेटल के अंदर से गुजरता है तो उसका 1 एम्पियर बनता है, ठीक है, वो बनता है 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 एम्पियर। और 1 कॉलम किस चीज के बराबर है, 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 625 इंटू 10⁻16, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड्स के अंदर मूव करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा 1 एम्पियर। याद रखिएगा, यहाँ पे I शो करता है करंट को, ठीक है, और एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो 1 एम्पियर कैसे बनता है हमारा, वो बनता है 625 इंटू 10⁻16 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं 1 सेकंड के अंदर,
उसको हम कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो नेचर है वो किस तरह होती है और क्या है, उसके अंदर हमने करंट के बारे में भी पढ़ा और जो एटम के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा ताकि बेसिक्स के अंदर से हम आपको समझा सकें कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे, करंट का फ्लो कैसे हुआ। बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मकसद है वो है ओनली करंट, ठीक है। तो करंट अगर हो रहा है तो प्रेशर के लिए हमने वोल्टेज बना दी, तो वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जनरेशन के अंदर जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ईएमएफ कैसे बनता है, वोल्टेज कैसे बनता है और ट्रांसमिशन कैसे होती है। आगे आगे हम ये सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।